गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की लेक्चर नंबर 2 फॉर डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स 2022 एंड यूपीएससी 2022। ठीक है, इसके पहले मैंने एक लेक्चर लिया था मॉडर्न हिस्ट्री का, 10 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट करवाया था और आज ये सेकंड लेक्चर है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, अच्छा ट्राई करूंगा कि एवरी मंडे एक मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर मैं डाल दूं। ठीक है, तो ये दिन याद रख लेना कि मंडे मॉडर्न हिस्ट्री का एक लेक्चर डाल दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री का 4-5 लेक्चर करवा दूंगा, फिर मिडिवल, फिर एंशिएंट, ऐसे करके करवा दूंगा। ज्यादा ट्राई करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री करवा दूं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और एंशिएंट और मिडिवल से मिलाकर के आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, एंशिएंट और मिडिवल से मिलाकर के आपका रहेगा 25 क्वेश्चन। तो मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका डब्ल्यूबीसीएस के लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा से ज्यादा लेक्चर करवा देंगे प्रीलिम्स से पहले। और प्रीलिम्स के जब करीब हम लोग आएंगे तो 25 क्वेश्चन जो एंशिएंट और मिडिवल से आते हैं इसके ऊपर हम लोग करवा देंगे, आपको कुछ कुछ लेक्चर में करवा दूंगा। तो दिन याद रख लेना, ट्राई करूंगा एवरी मंडे हम ट्राई करेंगे कि लेक्चर डाल दें, है ना। अगर नहीं हुआ, नहीं आया लेक्चर, समझो कुछ प्रॉब्लम है ना, मैं ठीक नहीं हूं, इधर नहीं हूं कोलकाता में, एंड ऑल कुछ भी हो सकता है, तो मंडे लेक्चर डालूंगा। ओके, अच्छा तो क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके पहले आप लोग क्या कर सकते हैं, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल मॉडर्न तक्षशिला इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेम नाम से हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आप क्लास देख रहे हैं, दोस्तों में शेयर कीजिए प्लीज। सब्सक्रिप्शन इसका जरूर कर लीजिए ताकि हमारा चैनल भी जल्दी जल्दी ग्रो करे, क्योंकि मेरे बारे में लोगों को अभी पता नहीं है। वेबसाइट इसी नाम से, मॉडर्न तक्षशिला के नाम से ये वेबसाइट है, इसको आप जरूर जाकर देखें। इस पे कंटेंट डालता हूँ फॉर डब्ल्यूबीसीएस, एसएससी, रेलवेज एंड यूपीएससी के लिए कंटेंट डालता हूँ। ओके, अच्छा एक और करूंगा मैं काम कि एक करंट अफेयर्स, एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स का डेली यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल दूंगा, तो वो आप जरूर देखेंगे। सुबह 11 बजे से पहले तक मैं डाल दूंगा, 11 बजे ही मान लो कि मैं डाल दूंगा एक क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन जो बेहद इंपॉर्टेंट मुझे लगता है और मेरा इतना सालों का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर मैं वो क्वेश्चन आपको डालूंगा यूट्यूब शॉर्ट्स में। अच्छा, फिर एक और क्या काम करूंगा, मैं सोच रहा हूं अभी कि मंथली वाइज, है ना, जैसे मंथ दिसंबर एंड करेगा तो दिसंबर एंड में 1 मंथ का एक करंट अफेयर्स का एक सेशन रख दूंगा, तो एक एक 1 मंथ का एक एक वीडियो बना दूंगा, एक एक लेक्चर बना दूंगा फॉर करंट अफेयर्स। चलो, तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग क्या कर सकते हैं, आज का क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, दिस इज मी मोहम्मद इंतखाब आलम खान, आप लोग मुझे प्यार से आलम सर, खान सर बोलते हैं, है ना। तो आज का पहला लेक्चर, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आने वाला है। दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। एक लेक्चर करवा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे आप लोग जरूर इसको देख लें, है ना। चलो, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम वाज फाउंडेड बाय गांधी जी। पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा आश्रम इनमें से था जो गांधी जी फाउंड किए थे। पहला ऑप्शन में क्या दिखा रहा है ना, नंबर 1 में दिखा रहा है फोनिक्स, है ना, नंबर 2 में दिखा रहा है टॉलस्टॉय और नंबर 3 में दिखा रहा है सेवाग्राम। आपको इनमें से बताना है, पाउस करके आप लोग जल्दी से आंसर मुझे बताएंगे कि कौन सा करेक्ट आंसर है। प्लीज कमेंट में जरूर लिखना, कमेंट में आप लोग लिखते हैं और जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर पूछा करो। ओके, चलो, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन 1 का आंसर है सी इज द आंसर। 1, 2, 3 और 4 यहाँ पे ऑप्शन मैंने दिया नहीं है, ठीक है, तो 1, 2, 3 ये गलती से 4 आ गया यहाँ पे। 1 एंड 2 एंड 3 ये तीनों का तीनों आश्रम को फाउंड करते हैं कौन, गांधी जी। फोनिक्स जो आश्रम है इसको गांधी जी फाउंड किए थे 1904 में, कहां पे, डरबन नदी के किनारे पे साउथ अफ्रीका में। टोल्स्टॉय जो आश्रम है इसको गांधी जी फाउंड किए थे 1910, जहां तक मुझे याद है, यस 1910 में फाउंड किए थे। इसको जगह का नाम है साउथ अफ्रीका में ट्रांसवर्ल, है ना, यहाँ पे फाउंड किया था। और सेवाग्राम आश्रम को फाउंड किया था 1936 में। तो चलो कॉपी खोलो, 1 का नंबर आंसर लिखेंगे सी, है ना, 1 का आंसर सी लिखेंगे, नीचे स्माइली लगा करके आंसर लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से हर बार क्वेश्चन को यूपीएससी में, डब्ल्यूबीसीएस में हर साल 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, 100% मिलेगा। बिकॉज गांधी जी से क्वेश्चन ना पूछेगा तो किससे पूछेगा इस देश में, है ना, पूछना ही चाहिए मेरे हिसाब से। हम अगर पेपर सेट करते तो हम तो 10 क्वेश्चन गांधी जी से ही पूछ लेते, और ऑप्शनल पेपर में सिर्फ एक पेपर रहता, हिस्ट्री रहता, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन गांधी जी से पूछते। अगर आप गांधी जी समझ गए ना तो आपको देश चलाने में बहुत आसानी होगा। अगर आप सिविल सर्वेंट बने ना और गांधी जी का फिलॉसफी को आप समझ गए, देश बहुत अच्छे तरीके से आप चलाएंगे। ओके, तो स्माइली लगा के नीचे आंसर लिखेंगे। फोनिक्स आश्रम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी, फोनिक्स आश्रम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी इन 1904, इन डरबन, ब्रैकेट में लिखो साउथ अफ्रीका, इन डरबन ब्रैकेट में लिखेंगे साउथ अफ्रीका। ओके, इसके नीचे लिखो टॉलस्टॉय आश्रम वाज फाउंडेड बाय गांधी जी, या एस्टैब्लिश लिख लो, टॉलस्टॉय आश्रम
was established by गांधी जी in 1910 1910 in ट्रांसवल। कभी आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे और हमसे कभी सुना भी होगा गांधी जी एक पद यात्रा निकालते हैं। आजकल देखेंगे राहुल गांधी पद यात्रा निकालते हैं, तो गांधी जी भी पद यात्रा निकाले थे। देखेंगे ट्रांसवाल भी निकाला था उधर पे साउथ अफ्रीका में, वहां के लोगों के लिए जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था काले गोरे का लड़ाई के लिए। 1910 ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका। अच्छा, इसके नीचे लिखेंगे सेवाग्राम आश्रम वॉज एस्टैब्लिश बाय गांधी जी। सेवाग्राम आश्रम वॉज एस्टैब्लिश बाय गांधी जी in 1936 at सिहगांव। एट सिहगांव, देखो SHEOGAON, सिहगांव विलेज। लेटर इट बिकेम सेवाग्राम, लेटर इट बिकेम सेवाग्राम इन वर्धा। वर्धा कहां है? वर्धा है महाराष्ट्र में, वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। विलेज का नाम सेवाग्राम है ना। चलो महाराष्ट्र लिख लेना। ओके, नाउ अब हम लोग मूव करेंगे तो ये गांधी जी लिखेंगे फोनिक्स एंड टोल्स्टॉय। ये आश्रम के बारे में मुन्ना भाई MBBS में आपसे एग्जाम में वहां पे पूछता है सर, है ना, वो डॉक्टर पूछता है मुन्ना भाई MBBS में कि फोनिक्स आश्रम गांधी जी कहां पे बनाए थे। तो मुन्ना भाई जितना पढ़ा था उसको उतना पता है, लेकिन फोनिक्स आश्रम के बारे में क्योंकि वो नहीं पढ़ा था इसलिए उसको नहीं पता था, इसीलिए उसको जो लगता है कि गांधी जी जवाब दे रहे हैं तो गांधी जी उसको जवाब नहीं देते, है ना, क्योंकि उसका दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस हो चुका था। मेरे दिमाग में भी केमिकल इम्बैलेंस ऑलरेडी है ना। हमको भी लगता है कि गांधी जी बता रहे हैं बहुत सारा चीज। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हु फर्स्ट ओपाइंस रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन सा एक आदमी था जो 1857 का रिवोल्ट को बोला कि ये पहला इंडिया का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की ये पहली लड़ाई थी, ये कौन बोला? 4 ऑप्शन है, बहादुर शाह जफर टू जो लास्ट मुगल किंग था, VD सावरकर, BG तिलक एंड कैनिंग। कैनिंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाइसरॉय एंड बाल गंगाधर तिलक, VD सावरकर, बहादुर शाह जफर टू। कौन सा आंसर होगा? कमेंट में फटाफट पॉज करके आंसर बताएंगे। देखो बाबू इसका आंसर है बी, VD सावरकर। बीजेपी वाला इनको बोलते हैं वीर सावरकर, लेकिन इनका नाम है VD सावरकर। क्या है VD सावरकर? विनायक दामोदर सावरकर, है ना। और इनके एक भाई थे, उनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर। और गांधी जी का किलिंग जो 1948 में नाथूराम गॉडसे गोली मार देते हैं, विनायक दामोदर सावरकर को फ्रेम किया गया था कॉन्स्पिरेसी रचाने के लिए, लेकिन क्योंकि सबूत इनके खिलाफ में नहीं मिला तो इनको कोर्ट तो छोड़ दिया, लेकिन जो कमेटी था, आई थिंक मुझे जहां तक पता है लिब्राहन कमेटी या कौन सा कमेटी था, ये लोग कभी भी मरते दम तक कभी भी इनको क्लीन चिट नहीं देता है। कमेटी अब चेक कर लेंगे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, कौन बोला? VD सावरकर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी। WBCS में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, स्वराज पार्टी का फाउंड किया गया, फाउंडर कौन कौन था, या पूछेगा इनमें से कौन सा फाउंडर नहीं था, या आपसे पूछेगा पहला प्रेसिडेंट कौन था। तो आंसर क्या है बाबू? इसका आंसर लिखेंगे CR दास। ठीक है, 3 का आंसर लिखेंगे, जरा 3 के सामने स्माइल लगा करके 3 का आंसर A लिखेंगे, नीचे स्माइल लगा करके आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाई CR दास, मोतीलाल नेहरू एंड NC केलकर। ये तीनों फाउंडर है। स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड बाई CR दास, मोतीलाल नेहरू एंड NC केलकर, है ना, इन 1922 1922। और इसका पहला जो इलेक्शन हुआ था 1923 में हुआ था, जिसमें पहले प्रेसिडेंट चूज किए गए, दैट इज CR दास। CR दास का पूरा नाम क्या है? चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। और इनका एक टाइटल है, क्या है टाइटल? देश बंधु, देश बंधु। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, लिख लेंगे, है ना। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका छूट रहा है तो जरूर आप वीडियो को पीछे करके, जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो पीछे देख करके रिकॉर्ड ना पीछे करके आप जरूर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट, यहाँ पे थोड़ा देखो क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया है, होना ऐसे भी चाहिए था कि लोकसभा, और ये मैंने ये क्वेश्चन को ट्रिकी थोड़ा बना के दिया है ना। तो आंसर क्या है बाबू इसका? फटाफट आप लोग कमेंट में लिखेंगे आंसर। आंसर है GV मवलानकर,
जीवी मवलानकर। पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मवलानकर। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या लिखेंगे? 4 का आंसर लिखेंगे, 4 का आंसर लिखेंगे डी। नीचे स्माइल लगा के आंसर लिखेंगे गणेश वासुदेव मवलानकर was the first speaker of लोक सभा। ये क्वेश्चन मैंने पहले शायद करवाया है, जब मैं अनअकैडमी के लिए क्लासेस लेता था तब मैंने इसको शायद पढ़ाया था। गणेश वासुदेव मवलानकर, है ना, was the first speaker of लोक सभा, also known as दादा साहेब, also known as दादा साहेब। फुल स्टॉप नीचे लिखना। he was president of सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके प्रेसिडेंट थे। he was president of सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली from 1946 to 47, from 1946 to 47। ठीक है, 1946 to 47। चलो, now we will move to the next question, question number 5। who started सर्वोदया प्लान? एग्जाम में एसएससी वेसएससी में भी ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। सर्वोदया प्लान कौन लॉन्च किया? जल्दी बताएंगे। 5 का आंसर क्या है? 5 का आंसर है बाबू जयप्रकाश नारायण। सर्वोदया प्लान वाज लॉन्च्ड बाय, ये फिलॉसफी है जिसको लॉन्च किए कौन? जयप्रकाश नारायण। तो 5 का आंसर लिखेंगे बी, और बी के सामने लिखेंगे स्माइल लगा के आंसर। देखो सर्वोदया प्लान, सर्वोदया फिलॉसफी लिखना। सर्वोदया was the Gandhian philosophy. Sarvodaya was the Gandhian philosophy. It means upliftment of all. Inverted comma के अंदर लिखना upliftment of all. Upliftment of all. Full stop. नीचे लिखना it was launched by Jayaprakash Narayan. It was launched by Jayaprakash Narayan in 1950, 1950, and he left politics to focus on this plan, है ना, एज अ सोशल वर्कर बन करके, पॉलिटिकल लाइफ को छोड़ करके सोशल वर्कर बन करके ये प्लान को लॉन्च करते हैं। अच्छा, हरबिलास सरदा was the author of an act popularly known as सरदा एक्ट which was, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको आंसर करेक्ट बताना है। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है आपके लिए, एंड फॉर यूपीएससी आल्सो 2022। इस टाइप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे यूपीएससी 2022 में भी पूछ सकता है। इसके ऊपर रिसेंटली अभी आप देखेंगे पार्लियामेंट में एक नया लॉ बना है, आप समझ जाएंगे मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है पेपर में। ठीक है, हरबिलास सरदा वाज द ऑथर। ये क्वेश्चन पक्का इस बार यूपीएससी में किसी ना किसी तरीके से आपसे जरूर पूछ लेगा। हो सकता है मेंस में इसको पर राइटिंग स्किल में पूछ ले, मेंस का पेपर में रिटन में पूछ ले, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बाबू सी, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, है ना, चाइल्ड मैरिज एक्ट। अब जरा से इसके बारे में लिखेंगे। सरदा एक्ट was passed by Imperial Legislative Council. Sarda Act was passed by Imperial Legislative Council of India. Full stop. It was introduced by हरबिलास सरदा। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई, ये जो एक्ट है ना, एक्ट को बनाने वाला आदमी का नाम क्या था, फ्रेम करने वाला आदमी का नाम था हरबिलास सरदा। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई हरबिलास सरदा, कॉमा, ही वॉज पॉलिटिशियन, जज, ही वॉज पॉलिटिशियन एंड जज। फुल स्टॉप। तो ये एक्ट आया कब था? 1929 में ये एक्ट को फ्रेम किया गया, 1930 में ये एक्ट को पास किया गया, है ना। तो 1930 में जब ये एक्ट पास हुआ तो लड़कियों का शादी का उम्र, ये एक्चुअली है क्या, मैरिज एक्ट, तो इसमें लड़कियों का शादी का उम्र था कितना, 14,
और लड़कों का शादी का उम्र था 18, याद रखना, गर्ल बॉय। फिर आगे चल करके 1949 में लड़कियों का शादी का उम्र कर दिया गया 15 और लड़कों का उम्र रहा 18। और फिर आया हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे, है ना, हिंदू मैरिज एक्ट। और उसके बाद 1978 में लड़कियों का उम्र कर दिया गया 18 साल और लड़कों का उम्र कर दिया गया 21 साल। अभी पार्लियामेंट में लोकसभा से पास होने के बाद अभी इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल को भेजा गया है कि लड़कियों का एज शादी का कर देना चाहिए 21 और लड़कों का तो पहले से 21 है। हम इसके ऊपर अपोज करते हैं, इसलिए कभी भी दोनों का एज सेम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो जाता है। अब सुनो, इसका साइंटिफिक बात यह है कि लड़कियां मैच्योर जल्दी हो जाती हैं, लड़के मैच्योर देरी से होते हैं। एक लड़की का जो 18 साल में सोचने समझने का कैपेबिलिटी होता है, लड़का का 21 साल 20 साल के बाद होता है। तो दोनों का कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाएगा अगर दोनों का ईयर सेम हो। और आजकल 21 साल में कौन सा लड़का ज्यादातर सेटल्ड हो पाता है? तो लड़कियों का उम्र थोड़ा कम और लड़कों का उम्र ज्यादा होने से क्या होता है, कंपैटिबिलिटी अच्छा होता है। ये साइंटिफिक रीजन है। इसीलिए दुनिया में हमेशा लड़कियों का उम्र कम, लड़कों का उम्र ज्यादा रहता है। सेम एज में भी होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है। अभी ये लोग 21 साल करते रहे। इससे एक और प्रॉब्लम क्या होगा कि पॉक्सो एक्ट लगने का लड़कों के ऊपर चांसेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कि समटाइम्स आप किसी गर्ल के साथ रिलेशनशिप में है, किसी वजह से रिलेशनशिप टूट गया और गुस्से में आकर के वो आपके ऊपर कुछ चार्जेस लगा दी और आपके ऊपर लग गया पॉक्सो एक्ट लग जाएगा, है ना। तो ये सब बहुत खतरनाक है, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी के पास इसको भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी अगर इसको पास कर देता है तो फॉलोइंगली पार्लियामेंट से पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इसको ऊपर साइन करेगा और कानून बन जाएगा। मेरे हिसाब से लड़कियों का उम्र 21 साल सही है, 21 रखो, और लड़कों का उम्र को कर दो 25। ये कर दो एक स्टैंडर्ड एज जो आज के हिसाब से, क्योंकि सेट होने में भी लड़कों को स्टैब्लिश होने में भी कम से कम 24-25, उससे भी ज्यादा। आजकल तो 30-32 में भी सेटलमेंट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा आजकल हालत हो गया है नौकरी इन जॉब्स का, किसी को तो मिल नहीं रहा है। इतना सारा रेलवेज का वैकेंसीज बचा हुआ है, 1 लाख से ज्यादा ग्रुप डी का वैकेंसी 3 साल हो गया जो ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। आप देखेंगे एसएससी जीडी 1 लाख लड़कों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। सीजीएल सीएचएसएल का कोई पता नहीं है ना। और बैंकिंग का वैकेंसीज कम कर दिया गया। पर आप सोचो एक बात, ऐसा आप इसे डी मोटिवेट मत होना, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। कभी ना कभी ये सरकार जाएगा और फिर से वैकेंसी सारा नॉर्मल होगा। और इससे भी हम पहले आपको बोल रहे कि 2024 का इलेक्शन आने के पहले ये देखेंगे क्या कर देंगे, सीट को बढ़ा देंगे, है ना। सारा वैकेंसीज को ये लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। चले तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, है ना। हु फाउंडेड कृति एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट इन पंजाब? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके लिए इस साल आ सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है। क्यों पूछा है? क्योंकि ये सारा करंट सिनेरियो है ना, ये सारा करंट क्वेश्चन है। कृति एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट इन पंजाब, क्वेश्चन नंबर 7। ये सब क्वेश्चन आप शायद पहले बहुत कम देखा होगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का आंसर क्या है? 7 का आंसर है बाबू सी, गदरिस्ट। आप लोग सभी सुना होगा, सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी फॉर्म हुआ था। पार्टी का नाम था, इट वाज नॉट पॉलिटिकल पार्टी। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, इसका नाम था गदर पार्टी, है ना। गदर पार्टी आप लोग को पता है? कमेंट में मुझे बताएंगे इसका फाउंडर कौन कौन था। एक मैं बता रहा हूं, बाकी 2 आप लोग कमेंट में लिखेंगे, लाला हरदयाल। 2 आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो गदरिस्ट लोग मिल करके कृति एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट का पंजाब में क्या करता है, फाउंडेशन डालता है। ठीक है, तो इसके बारे में जरा लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखेंगे सी, नीचे स्माइल लगा करके आंसर लिखेंगे। लिखिए कृति किसान सभा। अब समझ गए क्वेश्चन ये क्यों पूछा है मैंने? कुछ ना कुछ मेरा मोटिव होता है क्वेश्चन पूछने का। वही क्वेश्चन हम पूछते हैं जो चल रहा है, क्योंकि आपसे एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछेगा जो आपके न्यूज में कंट्री में रहा है। वही क्वेश्चन 60% क्वेश्चन ऐसा ही होता है। 60% क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, यूपीएससी में तो 60% होता ही है। कृति किसान सभा एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन पंजाब by Gadarisht
ठीक है, कॉमा कृति मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1928 बाई कृति मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1948। ये क्या था, एक किसान मूवमेंट था। कृति मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन 1928 बाई भाई संतोख सिंह। भाई संतोख सिंह। कभी आप लोग गाना सुने हैं, भाई 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 भाई? हाँ, गाना सुन लेना, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। शाहरुख खान के बाद बॉलीवुड में कोई हीरो आया, उसका नाम है रणवीर सिंह। द एक्टिंग, द एनर्जी, ऑल इज सुपर। एनर्जी लेवल जो शाहरुख खान का आप देखेंगे, इतना ज्यादा एनर्जेटिक हीरो कोई नहीं है। और ये हम नहीं बोल रहे, एक बहुत फेमस कोरियोग्राफर है बॉलीवुड का, गणेश हेगड़े, आप उनका देख लेना इंटरव्यू। डॉन फिल्म में वो जो देखेंगे, वो पान खाने वाला जो गाना है, पुराना फिल्म का डॉन जो है, उसमें भी वो गाना है ना, पहले पान फिर गान, ऐसा करके जो है ना गाना है, प्रियंका चोपड़ा एंड शाहरुख खान का, उसमें जो एनर्जी लेवल आप देखेंगे, गणेश हेगड़े साहब हैरान हो गए थे कि इतना 40+ का आदमी इस लेवल का एनर्जी से डांस कोई कर सकता है कंटिन्यू। हाँ, फिल्म जरूर देखा करो। और एक फिल्म आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल्म का नाम है शादी में जरूर आना, है ना। ये फिल्म आप लोग जरूर देख लेना। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको पढ़ने का मोटिवेशन आएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। In 1890, who among the following started Indian social reform? Indian social reform, तो यहां से एक क्वेश्चन मिला कि इंडियन सोशल रिफॉर्म कब फाउंड किया गया था? 1890 में फाउंड किया गया था। कौन फाउंड किया था? तो आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बाबू बी, के.एन. नटराजन। आपको पता था तो कमेंट में पॉज करके आंसर बता दीजिएगा, है ना। जिसको जिसको इसका आंसर पता है कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो प्लीज शेयर कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऑफलाइन क्लास भी मेरा बैच इंस्टीट्यूट में चलता है, तो आप ऑफलाइन क्लास भी मेरे इंस्टीट्यूट में फॉर WBCS 2022 SSC का नोटिफिकेशन आ गया है, उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे क्लासेस के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। के.एन. नटराजन, स्माइल लगा के लिखो, के.एन. नटराजन वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्म। आप सब सोचेंगे ये क्या है, ये कोई मूवमेंट है ना, ये न्यूज़पेपर का नाम है, जर्नल का नाम है। के.एन. नटराजन was the founder editor of Indian Social Reform Journal. Indian Social Reform Journal. ठीक है, now we will move to the next question. Question number 9. The founder of Madras was. मद्रास शहर जो है, इसका फाउंडर कौन है? 9 का आंसर है बाबू बी इज द आंसर। लिखेंगे जरा, 9 के सामने बी के सामने स्माइल लगाएंगे, स्माइल लगा के आंसर लिखेंगे। फ्रांसिस डे, FRANCIS, फ्रांसिस डे was the founder of Madras city, comma, he taken land from Raja of Chandragiri in 1639. Raja of Chandragiri in 1639 and built a new city called Madras, जिसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं? चेन्नई एक्सप्रेस। देखा है आप लोग फिल्म? देख लेना, चेन्नई एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना। ऐसे 10-10 क्वेश्चन का जल्दी लेक्चर मैं बना दूंगा WBCS प्रीलिम्स 2022 से पहले, UPSC 2022 से पहले। द इंग्लिश जस्टिफाइड द ओवरथ्रो ऑफ मीर जाफर ऑन द ग्राउंड ऑफ। बड़ा धाकड़ा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन को दोस्तों से पूछना। अगर जो लोग जहां भी प्रिपरेशन करते हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना, चाहे जिस भी इंस्टीट्यूट में आपके दोस्त प्रिपरेशन कहीं भी करते हैं, ये क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे। ना बता पाए तो उनको बताना इस क्वेश्चन का आंसर, और फिर उनको मेरे बारे में भी बता देना, क्योंकि आई एम द बेस्ट। द इंग्लिश जस्टिफाइड द ओवरथ्रो ऑफ मीर जाफर ऑन द ग्राउंड ऑफ। कौन सा ग्राउंड था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है?
99% स्टूडेंट सोचेगा सी, पर इसका आंसर सी नहीं है। जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसा डाला। इसका आंसर है बाबू बी, जनरल डिससैटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। क्या चार्ज लगाया कि जनता आपसे खुश नहीं है। क्या है? जनता आपसे खुश नहीं है, और इस ग्राउंड पे उसका सरकार को ओवरथ्रो करके मीर जाफर को बंगाल का गद्दी पे मुर्शिदाबाद पे बिठा देता है ना। लेकिन मीर जाफर क्यों ऐसा चार्ज लगाया? मीर जाफर तो ब्रिटिश का अलाई था। सिराजुद्दौला को डिफीट करने में मेन हाथ मीर जाफर का, ब्रिटिश लोगों के साथ मिलके। लेकिन मीर जाफर को एक बात पता चल गया। क्या पता चल गया? कि ही बिकेम पपेट इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। उसको गद्दी पे बैठा करके ब्रिटिश उसको रोज शाम में जा रहा है, बोला 10,000 दो, 5,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, रोज उससे पैसा ले रहा है। उसको पपेट बना के कोई भी पॉलिसी फ्रेम नहीं कर सकता है, ना नेबरिंग कंट्री से, नेबरिंग स्टेट से कोई फॉरेन पॉलिसी रख सकता है। हर चीज उसको ब्रिटिश से, रॉबर्ट क्लाइव से पूछ के करना पड़ेगा, जो गवर्नर बंगाल में था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तब मीर जाफर को, तो कोई भी आदमी जब पावर में आता है ना, वो कभी नहीं चाहता वो किसी के हाथ में पपेट बन के रहे, है ना, एक्सेप्ट मोदी जी, है ना। किसके हाथ में पपेट है कमेंट में आप मुझे बताना, ठीक है। ओके, तो वो क्या कर देते हैं, प्रोटेस्ट कर देते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश। जब वो प्रोटेस्ट कर दिए तो मीर कासिम को ब्रिटिश लोग खोज लिया। बोला गद्दी चाहिए? बोला हाँ। तो बोला ठीक है, जाओ, हम आर्मी दे रहे, जाकर अपना ससुर को हटाओ। तो मीर जाफर को हटाने के लिए पहुंच गए। मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को गद्दी पे मीर बंगाल का बैठा दिया गया। मीर कासिम जब गद्दी पे बैठा, उसको भी पता चल गया कि हम भी पपेट बन गए। तो मीर कासिम भी एक काम कर देगा। क्या काम करेगा? बिहार में एक जगह है, जगह का नाम मुंगेर, और मुंगेर में गन फैक्ट्री था। वहां पे गट्टा वट्टा वो लोग बनाता था। बिहार तो बिहार है ना। ये मिर्जापुर तो अभी आजकल आया है नया ट्रेंड में, बिहार है। तो वहां पे गट्टा वट्टा वो लोग बनाता था। मीर कासिम वहां पे एक गन का कारखाना का एस्टेब्लिशमेंट कर देता है। तब ब्रिटिश लोग का कान खड़ा हुआ। अरे, बुला के पूछा गन का फैक्ट्री का लगा रहे भाई? बोले कि नहीं, हम लोग का बच्चा लोग थोड़ा दिवाली पे पटाखा वटाखा छोड़ेगा, इसीलिए गन वन फायर करके हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, शादी वादी में थोड़ा 2-4 को मारेंगे। बोला हमसे ले लो। मीर कासिम अभी मना कर देता है। तो ब्रिटिश लोग अब समझ गया कि ये भी बंदा हम लोग के अगेंस्ट में जाने वाला है ना। तब आएगा वॉरेन हेस्टिंग, और वॉरेन हेस्टिंग मीर कासिम को भी हटा करके गद्दी पे आ जाएगा। मतलब पूरा बंगाल का पावर जो है, अभी जो पपेट राजा था उसको भी हटा देगा। इसी को बोलते हैं एंडेड द ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। जो सामने में पपेट था उसको भी हटा करके वॉरेन हेस्टिंग पूरा पावर बंगाल का अपने हाथ में कंट्रोल में कर लेगा। और इसके पहले आप देखेंगे जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, है ना, आप जानते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से टैक्स कलेक्ट करने का पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था 1765 में। और जैसे ही मीर कासिम को हटाया, बंगाल भी इनका पूरा कंट्रोल में आ गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, इस पूरे रीजन से टैक्स कलेक्ट करने का पावर कैश के पास, ब्रिटिश लोगों के पास आ गया। और करोड़ों रुपया से टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं। साल का 26 लाख रुपए दे रहे हैं किसको? मुगल किंग, दैट इज शाह आलम II, और बाकी पूरा पैसा लेके जा रहा है लंदन। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेन ऑफ वेल्थ, क्योंकि यहाँ का वेल्थ कहाँ जा रहा है? ट्रेन होकर के लंदन चला जा रहा है। इसी को दादा भाई नौरोजी जाकर के डिफाइन करेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ये जो बुक है इसमें डिफाइन करेंगे कि कैसे यहाँ का खजाना, जो इंडिया का पैसा इंडिया की इकोनॉमी में आ सकता था, वो चला गया लंदन की इकोनॉमी में। तो पूरा हो गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। अभी आजकल ड्रेन ऑफ वेल्थ के साथ साथ ड्रेन ऑफ माइंड भी हो रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान लड़का, क्योंकि यहाँ पे उनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, तो वो नौजवान लड़के लड़कियां चले जा रहे हैं दूसरी कंट्री। एग्जाम्पल इज अग्रवाल। कौन? अभी जो बना है ट्विटर का बॉस, पराग अग्रवाल, है ना। दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, तो ये रहा 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को सही से समझ में आया होगा। जितना क्वेश्चन मैंने किया है वो क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से घर में रिवाइज करेंगे। इसका पीडीएफ में डाल दूंगा। किस पे? पीडीएफ में डाल दूंगा आपका टेलीग्राम मेरे चैनल पे। तो आप लोग इसको जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को लोगों में शेयर करो, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज।